नमस्कार। सबसे पहले तो 2025 को अलविदा और देशवासियों को 2026 की मुबारक। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि 2026 में क्या होने वाला है। हमने 2025 तो देख लिया, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीति का मोड़ कहाँ तक पहुँचा है, हमारी विदेश नीति क्या है और उसका प्रभाव क्या 2026 में पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई प्रदेशों में अब इलेक्शन होने वाले हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, आसाम में इलेक्शन होने वाला है, केरला में, वेस्ट बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन हैं। इनका नतीजा क्या होने वाला है, क्या लगता है, और अगर नतीजा भाजपा के पक्ष में गया तो उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है आज के दिन। अभी तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहता है कि हमारा जो डेटा है, जो सरकार अपना डेटा आर्थिक स्थिति के बारे में देश के सामने रखती है, उसमें थोड़ा सा खोट भी है, ऐसा कहा जा रहा है, और रोज़गार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में विदेश नीति में क्या हुआ है। अब की बार ट्रंप सरकार, तो लगता नहीं है कि ट्रंप सरकार अब की बार हमारे पक्ष में है, और उसका क्या प्रभाव होगा। 50% टैरिफ्स भी लग चुके हैं, हमारी कई इंडस्ट्रीज़ पे बहुत प्रभाव भी पड़ा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे ख़ास तौर पे, जेम पे, टेक्सटाइल्स पे, और भी ऐसी कैसी, लेदर पे, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उसका प्रभाव 2026 में क्या पड़ेगा। तो इसलिए हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को, उनको बहुत जानकारी है। सबसे पहले तो जयति घोष जी, आपका स्वागत। आप डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हो, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो, और आपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जेंडर एंड डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। अपने वहाँ पढ़ी हैं पीएचडी आपने कैम्ब्रिज से लिया, आपने जेएनयू में पढ़ाया, और फिर आपने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एमहर्स्ट में, वहाँ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनडीपी की, अंकटैक्ट की वहाँ एडवाइस भी देती रही हैं, राज्य सरकारों को भी एडवाइस भी देती रही हैं। तो और नेशनल नॉलेज कमीशन की आप मेंबर भी रही। न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल आते हैं तो हम बड़े गौर से देखते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। जयमिनी जी, आप हमारे कॉलेज से हैं, सेंट स्टीवन से, और फिज़िक्स से आप पढ़ के फिर आप डिप्लोमेसी में चले गए, और एमआईटी में आपने अपनी डिग्री ली, फिर पीएचडी टफ्ट्स में हुआ, और 1976 में आप आईएफएस में आए। और मैं देख रहा था आपका जो बायोडेटा, देख रहा था कि 11 साल तो आपने वर्ल्ड बैंक में काम किया, और फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी कैपिटल मार्केट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आपने काम किया। तो आपकी वहाँ भी रुझान आपका रहा, एटॉमिक एनर्जी में भी आपने काम किया 1980 में, और एम्बेसडर यूरोपियन यूनियन के। फिर आप 1-2 साल मेरे ख्याल यूके में भी आप हाई कमिश्नर रहे। तो आपका भी बड़ा स्वागत है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके बारे में कहने लगूं तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अमेरिका में, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया में आप डिग्री ली, एनवाईयू में आपने पढ़ाया, और साथ साथ में आप फाउंडिंग मेंबर द वायर के भी हो। 2004 में आपने हिंदू ज्वाइन किया। तो कई आपको पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट चिली का, जो बड़े कम लोगों को मिला है, वो भी आपको मिला है 2006 में। रामनाथ गोयनका अवार्ड, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयती जी, आपसे शुरू करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति आज के दिन 2026 में अगर हम देखना चाहें, क्या रहेगी? नाजुक। अच्छा। अगर एक शब्द में आप पूछना चाहते हैं तो नाजुक, क्योंकि जो आईएमएफ ने अब बताया है, ये काफी दिनों से सब लोगों को पता ही है कि हमारे जो सरकारी आंकड़े हैं वो गलत हैं, और गलत काफी तरीके से है। एक तो जो जीडीपी डेटा है जिसके बारे में आईएमएफ ने बोला है, वो तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हाँ, और दिखा रहे हैं कि जब 5 से 8% हर साल, जो पिछले 10 साल में जो बढ़ावा हो रहा है, वो बाकी सारे इंडिकेटर में नहीं आती है।
न वो आती है फ्रेट ट्रैफिक में, न वो आती है जीएसटी कलेक्शन में, न वो आती है जैसे जैसे लोग देखते हैं जिन आंकड़ों को मतलब साथ साथ बढ़ना चाहिए वो उस तरह बढ़ते नहीं हैं, वो 3-4% मैक्सिमम बढ़ रहे हैं। और रोजगारी जो आपने कहा, हाँ, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं तो कहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट संकट में है, समस्या नहीं संकट है फिलहाल, क्योंकि दिखा रहे हैं कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है हमारे देश में पिछले 10 साल में। अगर आप गौर से देखें उसको, अगर अलग करके देखें कि क्या क्या है उसमें हिस्से, तो जो बढ़ावा हुआ है इट इज़ एसेंशियली वीमेन इन अनपेड वर्क इन फैमिली एंटरप्राइजेस। जब ये कैलकुलेट करते हैं 6% कहते हैं ना, हाँ। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, तो किस आधार पे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि तो- इनके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो इनका पास डेटा है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लास्ट हमारा सर्वे हुआ था अनऑर्गेनाइज सेक्टर की 2004 में, जहाँ पे उन्होंने उस एस्टिमेट को लेके अब कह रहे हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर की डेटा है उसी हिसाब से अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर भी उतना ही बढ़ रहा है, इक्वल जो हम सब जानते हैं कि बिल्कुल बकवास है, क्योंकि बीच में हो गया और नोटबंदी। कितने प्रतिशत लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं? एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कम 80-85%। तो अगर 80-85 का डेटा ही नहीं है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट? एम्प्लॉयमेंट के लोग जितने हाँ, हैं, हाँ? तो फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे जब मालूम नहीं? तो नहीं, ऐसे ही बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमारे जो फॉर्मल सेक्टर का डेटा है उसको लेके हम अंदाज करते हैं कि अनऑर्गेनाइज में उतना ही बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है। अच्छा, वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो ही नहीं सकता और हुआ भी नहीं है। हमें मालूम है कि नोटबंदी हुआ, जीएसटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, कोविड-19 का भी ज़बरदस्त असर पड़ा, तो ये सारी चीज़ों को लेके हमें सबको मालूम है कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही संकट हुआ है पिछले 5-6 साल में विशेषकर। और अगर हम मानते हैं कि ये पहले था रेशियो 60-40, मतलब 60% फॉर्मल 40% इनफॉर्मल आउटपुट के हिसाब से। अच्छा, अब हो सकता है कि वो एकदम कम हो गया है। आपका क्या ख्याल है जामिनी जी इसके बारे में? मैं बहुत हद तक पूरी तरह से सहमत हूँ हमारे प्रोफेसर से। ये आंकड़े ठीक नहीं लगते हैं, पर कुछ चीज़ें हुई हैं पिछले 10-11 साल इस सरकार के दौरान। जैसे सड़कें बनी हैं, काफ़ी सड़कें बनी हैं, ये तो मानना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ये फास्टैग वगैरह में सड़कें बनाने में तो आजकल काफ़ी मैकेनाइजेशन हो गया बिल्कुल, है, बिल्कुल वहाँ ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक, पर उसके आसपास वो तो गलत बात है कि बहुत दुकानें खुल गई, तो आपका जो असर होना चाहिए था, यानी कि ट्रैफिक को और जल्दी जाना चाहिए था, कुछ हद तक कुछ प्रांतों में वो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक उदाहरण के हिसाब से कह रहा हूँ सड़कों के बारे में। ये एक ठीक चीज़ है। वो आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि इस सरकार से शुरू हुआ है, उसके बाद यूपीए सरकार ने भी काफ़ी आगे काम बढ़ाया था। आपके ख्याल से 2026 में हमारी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो 2025 में क्या थी, और क्या इसमें कोई बढ़ोतरी आएगी, तो इसमें कोई बदलाव आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को देखते हुए आपको पता ही है ट्रंप ने क्या टैरिफ लगा रखे हैं। वो अगर उसमें बदलाव होगा तो कुछ फ़ायदा होगा टेक्सटाइल वालों को, क्योंकि आईटी और फार्मास्यूटिकल पे वो 50% का टैरिफ नहीं है अभी तक। अब उल्टा कुछ हो जाए तो कल पता नहीं। ये मैं, क्योंकि ट्रेड की बात नहीं हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात नहीं हुई, तो इसलिए मैंने जिक्र किया। तो वहाँ पे कुछ अगर तब्दीलियाँ हो जाएं और ये टैरिफ कम हो जाएं तो जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो हाथ से काम करते हैं सिलाई का वगैरह, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा 26 में। और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, वो जो प्रक्रिया है सरकार की, ये स्कीम वो स्कीम, 25 चीज़ें, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें जैसे आपने बताया अभी, पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल है। अब ABC ग्रेड दे दिया IMF ने, पर अगर आप उसको ठीक तरह पढ़ेंगे, C ग्रेड ऐसा नहीं है कि बहुत ही जैसे D ग्रेड स्कूल में फेलिंग ग्रेड होता है, तो बहुत सारे देशों को C ग्रेड मिलता है, वो बात नहीं है। पर ये बात ज़रूर है कि हमें थोड़ी सी शक है, क्योंकि आप सिर्फ हमें ही नहीं, किसी भी जाने माने इकोनॉमिस्ट को पूछिए, वो सब लोग थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, असंतुष्ट हैं
सरकार के रवैया से कि पता नहीं चल रहा देश में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उसमें भी वो भी कमती ग्रोथ रेट उसका कम होगा आने वाले वर्षों में, ऐसा लग रहा है मुझे। हो और सकता अगर है वो कम होगा तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े इकोनॉमी हैं यूएसए और चीन, हाँ, ये दो बड़े इकोनॉमी है। ईयू भी एक बड़ा इकोनॉमी है, सारे देश इकट्ठे लेके। ईयू में उनके प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं हैं, लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, उतने बच्चे नहीं हो रहे हैं। यूएस का तो कुछ पता ही नहीं, ट्रम्प जी आज कुछ कहेंगे कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और करेंगे, तो इसलिए उसमें अनसर्टनिटी है। एक चीज जो बहुत जिक्र जिसका हुआ है, लोगों ने टेलीविजन पे इंटरनेट पे पढ़ा होगा, है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो शब्द ही अजीब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो ठोस होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि ये बहुत क्या कहते हैं, पैसे खींच रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, उस मात्रे में उसका रिटर्न होगा कि नहीं। मैं एक चीज़ ले रहा हूँ जो बहुत सारी देशों में बात जिसकी हो रही है, हमारे देश में भी, तो वहाँ तो अमेरिका और चाइना कहीं कहीं आगे है, हमसे आगे है, पर उसका प्रभाव जैसे आपको पता ही है, कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे बाकी देश भी उसका फ़ायदा लेते हैं। तो हमारे देश में भी होगा, क्योंकि आईटी के एरिया में बाकी क्षेत्रों से छोड़कर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उतना पीछे नहीं पड़े हुए जैसे कि गाड़ी बनाने में है। तो सर्विस इंडस्ट्री हुई हाँ, जर्मनी तो जी, वो उसमें आईटी, हमको कुछ कोई हमारे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जिससे हम, देखिए हम तो सर्विस करते हैं, जो बाहर के जो लोग हैं उनका प्रॉपर्टी उनकी है और सर्विस हम करते हैं, वो आईटी सेक्टर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एम्प्लॉयमेंट में उसका कोई खास फर्क नहीं होता है। पर मैं कहता हूँ अगर उसमें क्रैश हुआ किसी हिसाब से, तो उसका मैं अब क्या कहूँ, अंग्रेजी में बोलूँगा, उसके रिवर्बरेटिंग, यानी एआई की वजह से क्रैश होगा। नहीं होगा कि नहीं, हाँ, अगर मुझे पक्का पता होगा। होता तो मैं वो सारे स्टॉक्स बेच डालता आज और बहुत पैसे बनाता। पर आपको पता है, ये बताना मुश्किल है, पर उसका जो असर होगा बाकी क्षेत्रों में भी होगा। सिद्धार्थ जी, आपसे मैं एक बुनियादी बात पूछना चाहता हूँ। हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग ग्रोथ में उसका जो हिस्सा है वो लगभग 60% है। हाँ, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका हिस्सा कहते थे 25% होना चाहिए प्रतिशत, लेकिन वो नीचे गिर के 12-13% आ गया है। हाँ, और एग्रीकल्चर भी उतना बड़ा नहीं है। तो अगर इस स्थिति में एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही नहीं सकती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी साहब जब आए 2014 में, तो एक बहुत बड़ा उनका स्लोगन जो लोग अभी भी याद करते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि जिस कमज़ोरी की ओर आप इशारा कर रहे हो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में उस मात्रा में नहीं हो रहा है, और जब तक चीज़ों का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में उस स्केल पे नहीं होता, तो जाहिर है कि जो रोज़गारी का जो सवाल है वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आंकड़े आप बता चुके हैं कि भाई 10-11 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें शायद मैन्युफैक्चरिंग का स्तर गिर चुका है। हाँ, बिल्कुल। और जयती जी और जैमिनी जी ने आंकड़ों के बारे में बात किया। जनरली सरकारी जो दावे हैं ग्रोथ के बारे में, उनका मानना है कि ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है कि जो डेटा पॉइंट्स है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज की ओर देखें ज़रा गौर से, तो एक मार्केट इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी का जो इंजन है, जो मोटर है, जो टिपिकल जो फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कि भाई जो आपके कंपनीज हैं वो निवेश करते हैं, निवेश के ज़रिए जो है उत्पादन होता है, बिक्री होती है और उससे उनका मुनाफा बनता है। सही बात। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक थियरी में निवेश अगर प्राइवेट कंपनी नहीं कर रहा है तो सरकारी ओर से होगा या विदेशी पूंजी जो है आपके यहाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि एफडीआई, जिसके बारे में इतनी चर्चा पिछले 20-30 साल से हो रही थी कि भाई विदेशी पूंजी हिंदुस्तान को बचाएगा, एफडीआई जो है वो भी ना के बराबर हो गया, नेगेटिव हो गया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एफडीआई नहीं हो रहा है, सरकार भी अपना हाथ खींच रहा है। कुछ एरियाज में जैसे सड़कों में कुछ एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उस मात्रा में नहीं कि आप उस गैप को भर पाए। जी। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि
जो प्राइवेट कंपनीज हैं ग्रोथ के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए वो सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि 2026 में ये ट्रेंड और साफ नजर आएगा कि रिसोर्स कैप्चर, कि भाई अगर आपको स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग से आप पैसा नहीं बना रहे तो वो कह रहे हैं कि हमको जंगल दो, हमको खदान दो। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर सूबे में कोर्ट का भी इसमें हाथ है, रेगुलेशंस को आप कमज़ोर करें ताकि रिसोर्स कैप्चर और आसानी से हो। फिर रेगुलेटरी कैप्चर, मतलब कि किसी भी मार्केट इकोनॉमी में अलग अलग जो आपके सेक्टर्स है उस पर रेगुलेशन होता है कि भाई प्राइस कितनी होनी चाहिए, मोनोपोली ना हो। उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को कमज़ोर किया जा रहा है, उस पर जो है वो बड़े सरमायादारों का कब्जा हो रहा है। और रेंट सीकिंग, कि भाई आपने जो जिस रिसोर्स पे आप बैठ चुके हो या किस इंडस्ट्री में आप हो, आप देख रहे हो कि किस तरीके से सरकार के साथ सांठगांठ बना के मैं मैक्सिमम अपना प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में, पोर्ट्स में ये सारी जो ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं, और इससे जो है जो फंडामेंटल इम्बैलेंस है इकोनॉमी में, कि भाई जो आई थिंक दे कॉल इट के शेप ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ अगर हो भी रहा है, अगर हम मान भी लें कि सरकारी आंकड़े 6% 7% जो है, शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन जो नीचे मतलब जो 80% लोग हैं, आईटी सेक्टर में भी 13-14% ग्रोथ हो रहा है। आईटी सेक्टर पता नहीं अभी भी उतना कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो बॉटम 80-85% लोग हैं उनको तो ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। अभी आपने निवेश की बात की कि भाई प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा? क्योंकि साफ जाहिर है कि डिमांड नहीं है, और अगर डिमांड नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पैसा नहीं है लोगों के पास। अगर पैसा नहीं है तो नेचुरली जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसकी गति कम हुई है, ये तो साफ जाहिर है। तो इसीलिए तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट कर नहीं रहा, क्योंकि डिमांड है नहीं। पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है, इसलिए रोड बनती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो गति होनी चाहिए ना। तो इस स्थिति में जयती जी क्या होने वाला है? अभी जयमिनी जी ने कहा ना कि अगर संकट होता है एआई की वजह से, मैं तो कहूँगी होना है। अच्छा। या तो अगले साल, मतलब इस साल में, या 2027 तक जरूर होगा, क्योंकि ये बबल है। तो ये अगर ग्लोबल फाइनेंशियल दोबारा से, क्योंकि यूएस में जब क्राइसिस होता है वो तो ग्लोबल हो जाता है, Correct. हमारे कोई हाथ न हो फिर भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। अगर एक ग्लोबल क्राइसिस हो गया तो हमारा जो अभी सिद्धार्थ बता रहे थे ना कि ये जो ओवरऑल स्टैग्नेशन का जो एक सीन है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ भी है कि हमारे देश में पिछले 10 साल में विशेष करके बहुत ज़बरदस्त कंसंट्रेशन हुआ है। ये एक तो बात सही है कि के शेप टॉप 10% वर्सेस बाकी सारे, मगर उस के शेप के अंदर भी बहुत अजीब सा एक चीज़ है। पूरा जो मुनाफा है, देश की मुनाफा बढ़ गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम वो बढ़ गया है, मगर मुनाफा के हिस्से में ये बड़े कंपनियों का हिस्सा बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अब बड़े कंपनियों, 100 कंपनी आप मान लीजिए, सबसे बड़े 100 कंपनियों के हिस्से में बड़े 10 कंपनियों जो कॉन्ग्लोमरेट हैं उनका शेयर बढ़ गया है, और इन बड़े 10 कंपनियों में से 3 कंपनियों का शेयर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा अजीब सा कंसंट्रेशन पहले उतना कभी नहीं हुआ हमारे देश में। इसका जो असर है वो असर राजनीतिक दौर पे भी होता है, क्योंकि पैसे के साथ शक्ति भी आती है ना। हाँ, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही, हाँ, ठीक है, और तो जो लोग हैं उनको तो बेरोजगार हो गए, 30-40% लोग लगभग बेरोजगार, वो भी युवा लोग, तो फिर वो वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है, क्योंकि और तो कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए हमारे एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े वही दिखा रहे हैं, और वो भी दिखा रहे हैं कि औरतें जो घर में अपने हाउस होल्ड एंटरप्राइज में काम करते हैं उनको वो भी डाल दिया है एम्प्लॉयमेंट में। वो भी तो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, वो महिलाओं के बढ़ रहे हैं, महिलाओं की, और ये सारे हाउस होल्ड एंटरप्राइज में अनपेड। कपिल जी, आप याद करिए, शायद 3-4 हफ्ते पहले की बात है, उड़ीसा से एक तस्वीर आई थी जहाँ पे मुझे याद नहीं कौन सा सरकारी महकमा था, जो इम्तिहान कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा था, इतनी भारी मात्रा में लोग पहुंचे कि एयरफील्ड पे बिठा के सबसे जो है एग्जाम्स लिखवा रहे थे, कि मतलब वैकेंसी शायद 200 थे, 2 लाख के करीब लोग आ गए, तो कहाँ बिठाइएगा। मतलब ये इतनी, मतलब वो एक पिक्चर जो है हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं दर्शा रहा है। अब ये कहते हैं कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7-8% है,
लेकिन एक्चुअली जो मैं समझता हूँ वो लगभग 17-18%। और भी ज्यादा होगा, और युवाओं में तो कम से कम 25-30 भी हो सकता है। तो ये केवल अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, बट जैसे मतलब कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की अंडर बात है। एम्प्लॉयमेंट बहुत है। और ये सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। मेरे हिसाब से हमारे देश में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब अचंभित हो जाएंगे नहीं, कोई, सही बात है, हाँ। अरे कैसे अनएम्प्लॉयड हो सकता है, वो खाना कहाँ से खाएगा? हाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल। सड़क में जाके वो पूछेगा साहब कुछ भी मुझसे करवा लो, कोई बोझ मुझसे उठवा लो, कुछ भी करवा लो, बिल्कुल दिन में मेरे 2 घंटे तो दे दो काम, 200 रुपए तो दे दो, एक रोटी तो मैं खा लूं। असली तो इसीलिए असली जो समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की है, वो भी अलग अलग स्तर पे है। वो तो उसका आंकड़ा तो मिलता नहीं हमें, कभी आपको बताएंगे नहीं वो कोई भी, और आपको आंकड़े तभी मिलेगा जब कोई जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे दर्ज करेगा अपने आप को, वरना तो किसी तो ये स्थिति 2026 में इम्प्रूव होने वाली है कि नहीं? कपिल, मुझे लगता है कि नहीं होगी। कपिल जी, आपने सर्विस सेक्टर की बात की। सर्विस सेक्टर में 31 दिसंबर को जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, उन्होंने एक स्ट्राइक करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसमें इतना मतलब एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डिलीवरी वर्क, मतलब डिलीवरी जो जॉब्स हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो इसमें कंट्रोल होना चाहिए। तो 10 मिनट में हम माल पहुंचाएंगे, 15 मिनट में हम पहुंचाएंगे, और फिर जिस तरह से वो एप्स के प्रेशर डालते हैं। हाँ, और वो मतलब वर्कर पे दबाव, मतलब पूरी तरह से उसका लाइफ जो है मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और यही हकीकत है कि भाई मुझे लगता है कि 2026 में ये सिचुएशन और ख़राब होता है। और एआई जो है, मुझे खौफ बबल से नहीं है इतना, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं देख सकता हूँ किस तरह से एआई ऑलरेडी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इनरोड्स कर चुका है। और फॉर एग्जांपल अब्रॉड बहुत सारे जो बेसिक इनिशियल एडिटिंग जॉब्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स हैं, जॉब्स जो पहले फर्ज करिए कि आपने ये इंटरव्यू किया, इस इंटरव्यू का अगर हम ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना चाहते हैं, 2 साल पहले आप किसी को बिठा के बाकायदा पैसा दे के वो सुन के वो कर देती या कर देता उसकी, अब तो जो है मशीन के जरिए हो रहा है। इस प्रगति आप जो भी कह लीजिए, आप इसको रोक नहीं सकते। ये अभी देखिए, पिज्जा डिलीवरी के लिए अब लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एआई के द्वारा पता चल जाएगा आपकी रिक्वेस्ट क्या है, वो समझ लेगा, वो पिज्जा बना देगा और आपको डिलीवर कर देगा। वहाँ भी अब रोजगार कम हो जाएगा। कपिल जी, आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पिज्जा खरीद सकते हैं और खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिज्जा कभी सुना ही नहीं उन्होंने उस चीज का, वो रोटी खा ले वही बहुत है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो सरकार कर सकती है। अब कोई भी सरकार बोलेगा देखिए लोग के देशवासी बढ़ाएंगे इस देश को, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, हम उसको सहायता देंगे। तो आप देख लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत, 2015 से 2025 10 साल में 2.8 लाख करोड़ वेव किया गया है, राइट ऑफ किया गया है। ये हमारा ही पैसा नहीं, उन लोगों का भी पैसा है जिन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। वो क्यों? क्योंकि वो पैसा उनको मदद कर सकता था। सरकार उस पैसे को उनको मदद देने में जो टैक्स ब्रैकेट में है ही नहीं। अब आप कहिए ये क्या है, 2.8 लाख करोड़ कितना होता है एक साल में? सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा जो आमदनी है इनकम टैक्स से 14-15 लाख करोड़ है। तो ये कम 20% हो गया, पर ये 10 साल में है, वो 1 साल में है। तो 1 साल में सोचिए 2% सरकार के इनकम टैक्स का जो उनकी कमाई है वो जा रहा है उन पूंजीपतियों को जो जिनका नाम मैं नहीं लूंगा। कुछ जा रहा है पूंजीपतियों, तो छोटी सी बात है। उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, सभी कुछ जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं अब तो। उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नहीं, पर उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी बैंक से, सरकारी का मतलब मेजॉरिटी सरकार ओन्ड बैंक से, वेदर इट इज स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी हो, तो यही तो हो पर रहा है। आईबीसी के वजह से कुछ होना चाहिए था, आईबीबीआई हुआ था, सिस्टम फेल हो चुका है। वो जजेस नहीं अपॉइंट करते एनसीएलटी में, किसको अपॉइंट करते हैं? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स। अरे भाई कोई ढंग के लोग लीजिए। अब ढंग के लोग तो सारे गुजरात से आते हैं, तो इतने तो है नहीं गुजरात से कि सबको हर जगह पे वहाँ भर्ती कर दो। चलिए इसके हट से बात करते हैं। मैं आपसे, मैंने पिज्ज़ा का जो इसलिए उदाहरण लिया था क्योंकि वही थोड़ी एम्प्लॉयमेंट है। अब बात करते हैं राजनीति की। अब देखिए अभी इलेक्शन आ रहा है, अब पॉलिटिक्स पे तरह चलते हैं।
2026 में असम में इलेक्शन है, उसमें 126 सीट असेंबली की। केरला इलेक्शन 140 सीट, तमिलनाडु में 234 सीट, वेस्ट बंगाल में 294 सीट, पुडुचेरी में 30 सीट, लगभग 824 सीटों की इलेक्शन आने वाली है। और इसका प्रभाव 2026 में भी पड़ेगा और आने वाले वर्षों में भी पड़ेगा कि कहीं भाजपा इन प्रदेशों में अगर वो जीत जाएगी तो निश्चित रूप से, अगर आप देखिए उनकी एनडीए की स्ट्रेंथ राज्यसभा में 129 है और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ है 78। अगर ये आंकड़ा बदल गया, क्योंकि 2/3 तो उनके पास लोकसभा में नहीं है, अगर 2/3 यहाँ आ गया और 2029 में इलेक्शन में फिर ये जीत गए तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बदली जाएगी। तो क्या लगता है कि आपके ख्याल से आपको थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, क्या समझते हो कि क्या होगा इन इलेक्शंस में? देखिए, ये तो सिद्धार्थ मुझसे काफ़ी ज़्यादा समझता है ये इन सब, मगर एक तो है कि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि काफ़ी मैनिपुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो चाहे किस किस्म का मैनिपुलेशन की बात कर रही हैं, किस तरीके की किस किस्म का मैनिपुलेशन? देखो, एक तो मैनिपुलेशन होता है कि मैंने तो आपके अकाउंट में 10,000 डाल दिया, एक ये भी मैनिपुलेशन। वो तो बाद की बात है। अच्छा, सीधा सबसे पहले तो एसआईआर की तरफ से, अच्छा। और वोटर्स को मतलब डिलीट कर देना नाम और ऐड कर लेना, उनके अलग के वोटर्स को ले आना, ऑल ऑफ दैट। हाँ, एक तो वो है। दूसरा है जो आप बता रहे हैं, ब्राइब। हाँ, मतलब वो तो सरकार ही दे सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन तो दे नहीं सकती किसी के अकाउंट में पैसा। और ये भी हमने देखा है कि वो ब्राइब तो दे के फिर बाद चुनाव के बाद आप वापस भी ले सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में क्या है। करेक्ट, मुझे डर है और ये बहुत संकट की बात है। मुझे हमारे जनता पे भरोसा है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को हमेशा के लिए आप बेवकूफ़ बनाते हैं, सब लोगों को कुछ टाइम के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, सब लोगों को हमेशा के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए भी तो है ना, पिछली लोकसभा इलेक्शन में 240 सीटें इनकी आई, बिल्कुल, फिर भी तो जनता ने इनको जवाब दिया। यूपी के में अब तो अगले साल नहीं, उसके अगले साल 27 में हमें पता चलेगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। पर मुझे लगता है कि एक धीरे धीरे लोगों में चेतना आ रही है कि हर एक चीज़ वो नहीं है जो सरकारी अखबारों या जो भी कहिए उनको, मास मीडिया जो उनकी है, पर क्योंकि अलग से एक मीडिया भी शुरू हो गई है जिनके बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है, और वो मैंने देखा है कि काफ़ी जागरूक है वहाँ पे। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से वो कर रहे हैं क्योंकि वो घबराते हैं कि यहाँ पे आएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, असम में तो मुझे लगता, मैं असम से ही हूँ, मेरा जन्म तेजपुर में हुआ था। असम में शायद बीजेपी फिर जीत जाएगी, पर बंगाल में मैं कहना चाहता हूँ शायद ना जीते, क्योंकि उनके पास भी पार्टी वर्कर हैं ग्राउंड लेवल पे ममता दीदी के। पर आगे 27 में उत्तर प्रदेश वो बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। वो हारेंगे नहीं। अब देखते हैं, हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम उम्मीद करते रहेंगे कि ऐसा ना हो। अब आप कहेंगे कि आप भाजपा के इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ हम कोई भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हमें थोड़ा शंका और अब ऐसा तो सारी उम्र जो डिप्लोमेट रहता है ना, हर चीज़ डिप्लोमेटिकली बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु में इन्होंने 97 लाख वोट काट लिए, 15%। वेस्ट बंगाल में 58 लाख, केरला में 22 लाख, गुजरात में 73 लाख और मध्य प्रदेश में 22 लाख। ये तो इन्होंने वोट ही काट दिए। अब वोट काटोगे तो वो जरा नागरिक है, उसको कईयों को तो पता ही नहीं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है। और अगर ऐसे ही होता रहा, और मैं क्या बताऊं, अगर इलेक्शन तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपने कहा 2027 में है, लेकिन उसकी ऐसा यार 2 महीने में 2026 भी नहीं हुआ अभी, तो वो क्यों हो रहा है? और खुद जाके उनको खुद कंप्लेन करना पड़ेगा कि हम मर चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ कि इस चीज को इस चीज का विश्लेषण अगर हम करना चाहते हैं तो कहानी हमारी 2024 से शुरू होगी।
अच्छा। 2024 की जो चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा ने इलेक्शन कमीशन को मोबिलाइज किया, पैसों को इकट्ठा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सारा किस्सा था, जिस तरह से सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी स्वयं जो है और इसका गणित भी छप चुका है कि 100 से अधिक भाषणों में उन्होंने सीधे तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाया। करेक्ट। तो सांप्रदायिकता, पैसा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, तमाम चीजों को इस्तेमाल किया भाजपा ने। इसके बावजूद 400 पार रहने दीजिए, मोदी जी जो है वो श्री 240 बन गए। भाजपा जो है वो उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई। सरकार बनाने के लिए उनको तेलुगु देशम और नीतीश कुमार जी के पास जाना पड़ा। ठीक है, तो इससे मुझे लगता है कि भाजपा ने थोड़ा एनालिसिस किया होगा, सो कॉल्ड आत्मचिंतन, और मुझे लगता है कि 3 नतीजे उन्होंने निकाले। सबसे पहले कि सांप्रदायिकता को हम, मतलब एक रैशनल आदमी कहेगा कि भाई हिंदू मुस्लिम आपकी जो पॉलिटिक्स है वो फेल हो गई है, उसको छोड़ दो। लेकिन ये लोग समझते हैं कि नहीं, हमने जितना हमको करना चाहिए था हमने नहीं किया। और हम देख रहे हैं कि 2024 से बल्कि 2025 अगर किसी एक चीज के लिए माना जाएगा तो इतनी तेजी से जो है सांप्रदायिकता का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, अभी देखा हमने क्रिसमस टाइम के दौरान, तो ये मुझे लगता है कि भाजपा कम्युनलिज्म को और शार्पन करेगा। दूसरा कि वोटर, ये जो ब्राइबरी का जो है, आपने देखा महाराष्ट्र में पैसा दिया। अच्छा, बिहार में तो आपने बोला 10,000 रुपए रोजगार योजना, 10,000 रुपए में कौन सी रोजगार, क्या योजना? क्यों तो कह रहे हैं तो 1 लाख मिलेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश बाबू वापस आए तो 2 लाख हो सकता है कि आपको 2 लाख मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई करें। तो ये एक तरह से एक झूठा एक प्रचार करके, तो ये ब्राइबरी का जो है, वोटर्स का ब्राइबरी, ये दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया। और तीसरा जो है, जो हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि भाई एक माइक्रो लेवल पे कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पे, क्योंकि मैनिपुलेशन अगर आप इतनी बड़े स्केल पर करेंगे तो जाहिर है कि ढेर सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, खबरें निकलेंगी, चीजें निकलेंगी, इंफॉर्मेशन निकलेगा। तो किस तरह से आप स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा फेरबदल करके आप वहां पे बीजेपी की पोजीशन और मजबूत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 pronged स्ट्रेटजी बीजेपी का है। बिहार में देखने को मिला, और बिहार में काफी हद तक ये लोग सफल रहे। क्योंकि एक तो जल्दबाजी में की गई, तो ऑपोजिशन को इतना मौका नहीं मिला आप उसको चैलेंज कर पाए। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में अभी वक्त है चुनाव के लिए, डिलीशंस भी आ चुके हैं। डीएमके या जो वहां की जो अलायंस है, पीडीए जो बोलते हैं, मतलब वो कमजोर नहीं है किसी भी हद, मतलब वो अपने कार्डर को इस्तेमाल करें और ये इंश्योर करें कि भाई जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनके नाम हटा दिए गए हैं, आप उनके नाम दोबारा आप वोटर लिस्ट में शामिल करें। बंगाल में भी यही हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस जो है उसके ग्रासरूट वर्कर हैं। मुझे लगता है कि इस चीज को काउंटर करने के लिए एसआईआर का जो एक नेगेटिव रूट है, डीएमके कर सकता है, तृणमूल कर सकता है। केरल में भी जो है मुझे लगता है कि यूएफ, एलएफ, एलडीएफ के जो लोग हैं वो उसको कर सकते हैं। असम में कहना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक डबल इफेक्ट ये है कि हिंदुस्तान के जो सारे जो प्रदेश हैं, डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और असम में हुआ है। और वहां पे मुझे लगता है कि सीटों का जो रीड बाउंड्रीज, लकीरें जो खींची गई है, वो इस लॉजिक से खींचेगी ताकि भाजपा और आसानी से जीत जाए। लेकिन उसका भी कुछ पत्रकारों का कहना है असम में कि भाई AUDF जो मुस्लिम पार्टी है उसको कमजोर करने के लिए कुछ रीड्रॉइंग किया गया, लेकिन हो सकता है कि उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कपिल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप तो पूछ ही रहे प्रश्न, ये सारी जो चीजें जो हो रही हैं, काफी सारी जो हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारे न्यायालय, जो हमारे कोर्ट्स हैं, सबसे हमारा संविधान जो है, अगर उसकी रक्षा करनी है, उसमें न्यायालय नीचे से लेके ऊपर सबसे बड़ी भूमिका उनको निभानी पड़ेगी। तो अब इस चर्चा में अभी तक हमने आर्थिक चीजों को लिया है, सबको लिया है, संविधान की बात हुई है, इलेक्शन की बात हुई है, मैं एसआईआर की समझता हूँ कि न्यायालय ना पॉलिटिक्स करता है,
ना उनको वो ज़्यादा दखल अंदाजी करता है इन बातों में। लेकिन आपने जो कहा, मैं 2-3 चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा ये सांप्रदायिक का जो है एजेंडा ये बढ़ाएंगे, ये केरला में बढ़ा नहीं सकते, ये तमिलनाडु में बढ़ा नहीं सकते, और वेस्ट बंगाल में इनका मुद्दा केवल घुसपैठियों का है। नहीं देखिए, बंगाल में जो सो कॉल्ड घुसपैठिए का जो एजेंडा है वो तो वो उसकी सियासत मुसलमानों को ही निशाना बनाने वाला है। करेक्ट। असम में वो तो शुरू से ही मुद्दा था, और असम में इनको ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि जो 19 लाख लोग जो जिनको कहते हैं कि बाहर से घुसपैठी आए हैं, उनमें से 12 लाख तो हिंदू हैं, तो वहाँ भी इनको नुकसान नहीं, मेरा इशारा सिर्फ इन मैं कह रहा था कि ये नॉर्थ इंडिया में चलेगा, ये साउथ इंडिया में चल नहीं सकता मेरे हिसाब। कोशिश जारी है। जैसे मदुरई में देख लीजिए कि कहीं से भी जो है इशू उठा के, ये दीपक का जो इशू उन्होंने उठा लिया है, मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, हिंदू क्रिश्चियन करें, लेकिन वो मुझे लगता है कि केरल में, तमिलनाडु में देखिए भाजपा ने जीता है एक एक मेयर का इलेक्शन जीता है, वो मतलब कि अब उसको आप बढ़ावा ना दो, पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। नहीं वो ठीक है, वो तिरुवनंतपुरम में जीता है केवल। लेकिन मैं कहूँगा कि क्योंकि सिर्फ भाजपा ही वहाँ पे इशू नहीं है, डीएमके का जो चुनाव हो, तमिलनाडु का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प एक और कारण से होने वाला है कि वहाँ पे विजय फैक्टर है। तो जो विजय जो अभिनेता, वो अलग बात है, मैं तो उससे भी सांप्रदाय की बात कर रहा हूँ। मतलब कि विजय जो है, सारी जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ से, वो तेजी से अपना बेस बना रहा है। जो मतदाता है वो बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि विजय को वोट देगा तो जीतेगा नहीं, इसलिए बेटर है कि मैं डीएम को ही दूं या किसी और को दूं। तो ये मुझे लगता है कि नहीं भाई, आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की, अभी इन्होंने क्या किया है कि वही कंपनियां, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो ट्रस्ट को पैसा देते हैं, और ट्रस्ट का पैसा, वही पैसा जो पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा भाजपा को जाता था, वो अब ट्रस्ट के द्वारा जा रहा है। तो वो तो स्कीम तो वैसे असंवैधानिक कही गई। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? असंवैधानिक तो है ही। जैसे ही जैमिनी जी ने कहा, आई मीन फ्रैंकली द जजेस हैव फेल्ड अस, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पे बहुत जबरदस्त और एक जजमेंट होना चाहिए था जिसमें किसी तरीके से अनोनिमस डोनेशन ना हो सके। और ये तो एनोनिमस डोनेशन नहीं है ना, अब एक ट्रस्ट की तरफ से है ना, ट्रस्ट की तरफ से हो गया, मतलब कि रास्ता अलग हो गया, मतलब कि आपने बाईपास ले लिया, आप सीधी तरीके से नहीं गए, एग्जैक्टली बाईपास ले लिया। तो बट यू कैन एडजस्ट फॉर दैट ना। तो फिर अगर किसी पार्टी के पास 6,800 करोड़ ऐसा आ जाए, और बाकी जो कैश मनी है वो तो हम देखते ही हैं, तो ऑपोजिशन कैसे लड़ पाएगी? और उसका संज्ञान कौन करेगा? ना तो इलेक्शन कमीशन करती है, ना अदालतें करती हैं। तो ये क्या हमारा लोकतंत्र इस तरीके से इस जगह पे पहुंच गया है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास वोट जाएगा? तो आप ये तो बहुत गंभीर बात है, वही तो मैंने वो राजनीति के लिए बहुत ही इसके बारे में तो अम्बेडकर जी ने शायद 1950 या 51 में चेतावनी दी ना कि भाई इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जब तक आप नहीं सोशल एंड इकोनॉमिक, तब तक जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आप उसको कायम नहीं कर पाओगे, बरकरार नहीं रख पाओगे। तो ये तो बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं देखिए, और भी चीजें हैं ना, आप कह रहे हैं कि बस इलेक्टोरल बॉन्ड, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक टाइनी फ्रैक्शन है भाजपा के पैसा के हिस्से में। क्योंकि देखिए, आप बता रहे थे ना कि क्या कर रहे हैं, वो रास्ता बना रहे हैं क्योंकि कुछ तो करना है, और रास्ता क्यों और बढ़ाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी में मिलता है, रास्ता बनाने की टेंडर। नहीं, किसी भी सिस्टम में क्विड प्रो को तो होता ही है ना, जो पैसा देगा वो पैसा लेगा, ये तो है ही है। ये क्विड बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैं यही कह रही हूँ। प्रोक्वो जो था वो एक ही रहा, मगर क्विड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो है, दिस इज वेरी एंटी डेमोक्रेटिक इसी कारण से, क्योंकि ये कुछ ही लोगों के पास जा रहा है, कुछ ही कंपनियों के पास जा रहा है। वो अब ट्रस्ट को देता है, पहले डायरेक्टली देते थे। नहीं, वो तो है ही, मगर वो तो बस एक ही हिस्सा है। अब आप देखिए, जो हमारे 3 सबसे बड़ा कंग्लोमरेट हैं, उनके पास जो पैसा है, और उस पैसा को वो कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, उसको पहले देखना चाहिए। क्योंकि कौन देखेगा? तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए सबसे पहले। तो वही तो
तो इलेक्शन कमीशन क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया सारे अरे सिस्टम? ये कोई पूरी पूछने की तरह बात से। है? पूरी तरह से ये ये आप- सहमत, सभी ये सहमत आप हैं। पूछ कैसे सकते हैं? नहीं, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, नहीं, मैं पर आप लोग तीनों लोगों की राय किस ले रहा हूँ। तरीके से आप इलेक्शन कमीशन के मेंबर को चुनते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कल तक आप IAS ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के एक दिन बाद आप इलेक्शन कमिश्नर बन गए। कोई ना कोई तरीका लेकिन हो। जैमिनी जी, ताज्जुब की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है ये पिछले 70 साल से इसी तरह से, मतलब कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में चयन पहले भी करने था, का पहले पूरा भी। अधिकार हमेशा से रहा है, ठीक है। जो चौंकाने वाली बात वो ये है कि पुराने सिस्टम में जब एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारा कुछ था, उसमें TN शेषन जैसे बंदा निकला, लेकिन और जो भी लोग निकले जो जिनको सिलेक्ट किया गया, डीप सिलेक्ट आप कह सकते हैं, लेकिन कभी भी इससे पहले शायद जैसे नवीन चावला के बारे में इन लोगों का कंप्लेंट था, लेकिन एक सिलसिलेवार सिस्टमैटिक तरीके से जो एक परसेप्शन है ऑपोजिशन का कि भाई इलेक्शन कमिश्नर सारे बायस्ड हैं, इससे पहले कभी भी आपको सुनने में नहीं मिला। कुरैशी साहब थे। हाँ, मतलब ब्रह्मा इतने, मतलब, लेकिन और मोदी साहब की शुरुआती दौर में भी इतना जो है ऑपोजिशन का वो परसेप्शन नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो पतन, जो डाउनफॉल हुआ इलेक्शन कमीशन, और इसमें मैं दोबारा कोर्ट को दोष देना चाहूंगा, क्योंकि सवाल उन्होंने उठाया और एक सुझाव भी दिया किस तरह से चयन होना चाहिए। सरकार ने उन सुझावों को फाड़ के फेंक दिया और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस चीज में कंप्लिसिट है। हाँ, कंप्लिसिट, खैर क्या मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कराएं। इसेंशियली तो क्या है कि आपको FIR दर्ज करनी चाहिए कि ये उल्लंघन है कानून का, इसमें धांधलेबाजी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू है, फिर मामला ऊपर आना चाहिए। मुश्किल ये है कि अगर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं सुप्रीम कोर्ट डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक सोच बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, ये कानून की व्यवस्था जब तक सही तरीके से चलेगी नहीं तब तक कोई सुधार नहीं होगा। और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारे देश के सामने खड़ा हुआ, और हमें सबको सोचना होगा कि लोकतंत्र ऐसे चल नहीं सकता। मगर कपिल, आपने जो कहा ना कि वो सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि पूरा क्योंकि ऊपर देखो, नीचे से अगर ऊपर। 2G का जज होता, जैसे 2G हाँ। में जस्टिस सिंघवी थे ना, हाँ, हाँ, उन्होंने लिया ना मुद्दा 2G का, हाँ, उसका नतीजा क्या हुआ? हाँ। नहीं, वो तो ये सही है। ये भी एक प्रॉब्लम है। मगर अभी चुनाव तो होते ही जा रहे हैं ना, और अगर लोगों का विश्वास सुप्रीम चला गया कोर्ट में चुनाव ये में, कर सकती है, ये मेरा अपना हाँ। सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि कोई पैसा 6 महीने से पहले अगर जाएगा तो 6 महीने पहले जाएगा, उसके बाद कोई पैसा नहीं जाएगा किसी के अकाउंट में। हो सकता है, ये तो आराम से सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो ये सुझाव है, किसी को ये बात रखनी चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन के हाथ में वो तो करेंगे, ताकत है, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो तो करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन तो कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन है आज के दिन। तो अगर सब लोग सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर लोग चुनाव में ही विश्वास करना बंद कर देंगे। बहुत हो रहा है। जबरदस्त डर है ये हमारे जयती जी, वो democracy हो के रहा लिए। है कि वही आप तो- जाके, हाँ। मैं तो खैर हमारे पास तो कई लोग देहात से आते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं, वो कहते हैं कि साहब क्या है, क्या कोई फायदा नहीं। हाँ। या तो कभी मशीन की बात हाँ। करते हैं या कहते हैं कि धांधलेबाजी होगी। तो चुनाव का जो विश्वास है हाँ। लोगों के प्रति, वो अंतर तो डर गिरता तो जा यही रहा है ना। ये बहुत दुख की बात और इसको अगर हम बंद करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा लेकिन है मैं इसमें। साथ में ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर एक निराशाजनक एक परसेप्शन चला जाए, राइट, तो फिर तो तब्दील, मतलब फिर मुश्किल तो है। चेंज की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टीज जो विपक्षी दल है, उनका जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी, मतलब भाजपा जो है चुनाव के दिन हर बूथ पे उनके 3-4 कम से कम 3-4 लोग मौजूद होंगे, और वो पूरे इलाके में जो है 1-2 महीने से अपना प्रचार कर रहे हैं। ये तो पैसे इसलिए की नहीं भी पड़े- बात है। मैं यही बात करने का, ना पैसा है, ना जिसके पास पैसा होगा वो जो गली का वो है ना, वो किसी को घर के बाहर भी नहीं आने देता। और जो आप बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ बूथ पे लोग बैठते हैं, वो सारे पैसे देके उठा भी लेते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो चुनाव में आपको मालूम नहीं, हमने तो चुनाव लड़े हुए हैं। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी में वो कुव्वत, वो कैपेसिटी होती,
एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ होता कि आप लोगों को बगैर पैसा दिए आप मोबिलाइज कर रहे हैं। ये भी एक बात है। उत्साहित कर सकते मतलब हैं। जैसे हमारे कम्युनिस्ट पार्टीज एक जमाने में करते थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो ज़मीर जो चीज़ होती है, उर्दू का एक लफ्ज़ है, इसका कोई वो नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है। 2024 में बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी। यही तो मैं कह रहा हुआ था, मतलब उसका इन द सेंस जवाब कि है। थोड़ा और अगर वो पार्टीज पुश करते, थोड़ा और उसमें उनमें अनुशासन होता, थोड़ा और उसमें मजबूती होती। 240 में कितनी वोटें ऐसे, कितने सीटें ऐसे जीते गई इन चीज़ों की वजह से, ये भी आप सोचिए कि ये एक्चुअली रिजल्ट 240 नहीं था। हाँ, मैं भी मानती हूँ, ये भी मैं भी फैक्ट मानती है। हूँ। लेकिन चलिए, हमने आर्थिक बात कर ली, राजनीतिक बात कर ली, आप विदेश के बारे में थोड़ी बात शुरू करें। तो विदेश में आपको लगता है कि हिंदुस्तान की स्थिति आज के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि हम आइसोलेटेड हैं। क्या आप उससे सहमत हो? बिल्कुल। मैं पिछले महीने G20 के मीटिंग में हासिल हुई थी, क्योंकि हमारा एक कमिटी था ऑन इनइक्वालिटी, तो वहाँ पे हमारा रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ा। और मुझे बहुत अजीब सा लगा वहाँ पे कि G20 में ही, और बहुत सारे और देशों को बुलाया गया, 48 कंट्रीज के सारे जो लीडर्स थे सब थे। इंडिया वॉज रियली आइसोलेटेड इवन इन दैट रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप। यूएन में तो पूछिए ही मत। G77 भी जो मतलब नेता हैं जो न्यूयॉर्क में आते हैं, वो इंडिया को, उनको लगता ही है कि इंडिया पे भरोसा नहीं है। तो बहुत दुख की बात है। आप तो फॉरेन सर्विस में रह चुके हैं, आपको थोड़ा पहले हम अपने पड़ोसियों के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी थी। पड़ोसी के बगैर फर्स्ट एनिमीज। आप सोचिए बांग्लादेश के अब क्या हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपने सारे अंडे आपने शेख हसीना के चोली में क्यों डाल दिए। वो गलत बात थी। 2019 के जो इलेक्शन हुए थे वो ठीक नहीं थे। बीएनपी ने बॉयकॉट किया था, आपने कुछ नहीं कहा था। नेपाल में जो हो रहा है अब सबको पता है। म्यांमार में चलो हमने कहा और कुछ नहीं कर सकते, ये आर्मी वालों के साथ ही बना के रहेंगे। चीन के साथ जो है सो है। तो आपका जो नेबरहुड है, एक भूटान बचा हुआ। हमारा दोस्त अमेरिका तो बड़ा अच्छा दोस्त है ना। वो आपको पता ही है 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं। तो वो दोस्ती कोई होती नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट होते हैं। यानी कि आपका जो उद्देश्य है वो निजी है और देश के पक्ष में है। कोई किसी का मित्र या दुश्मन नहीं है। आज मित्र है कल दुश्मन होगा, आज दुश्मन था कल मित्र हो सकता है। तो इसीलिए आपको, हमने काफ़ी देर तक बात की आर्थिक, तो अपनी आर्थिक समर्थता आपको बढ़ानी है और उसी से लोग इम्प्रेस होते हैं, उसी से लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं, अब मैंने बांग्लादेश का जिक्र किया 2026 में, क्योंकि हम 2026 की बात कर रहे हैं आज, इसी में गंगा वाटर्स का जो है शेयरिंग विथ बांग्लादेश होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसको टेक्निकल हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे जो खेतीबाड़ी के लोग हैं, जो किसान लोग हैं और उनके किसान लोग हैं, मेरे हिसाब से आपको इसको फिर से बढ़ाना चाहिए। ये सरकार तो आसानी से कर सकती है, तो ये भी अगर थोड़ा दूरदर्शिता दिखाएं इसमें। ये तो आपने नेबरहुड की बात कर ली, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे EU वगैरह में कुछ हद तक मैं समझता हूँ ये जो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग हैं वो बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड्स लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, वो कम्युनिस्ट नहीं हैं। वो थोड़े आउटस्पोकन है, लिबरल हैं जिसको कहते हैं। तो वो हमारे देश के स्थिति को देख के वो खुश तो है ही नहीं, नाराज़ हैं। ये जो हमारे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इधर उधर हो जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट में तो एक मूव हुआ था, काफ़ी बात, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक है, वो उसको वीटो नहीं कर सकते, पर आपके सारे देश को हाँ करना पड़ेगा। उसी में कुछ देश थोड़ा सा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, तो उनको ठीक नहीं लग रहा जो इंडिया में हो रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल है। यूरोप पूरा लेके काफ़ी वो FTA चाहते हैं हमारे साथ। हाँ, तो वो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हो भी गया है, तो इंटरेस्ट की बात है। भी हो गया। वो आपको पता है कि वो रिलेटिवली स्मॉल प्लेयर्स हैं। तो हमारी जो आर्थिक जो भी है सिस्टम है, उसमें हम दूरदर्शिता नहीं दिखा रहे।
कि दूरदर्शिता एक चीज है और जिसको कहते हैं स्वार्थ किसी एक पार्टी का एक और चीज है। ये दोनों चीजें अगर मिल जाएं तो अच्छा हो देश के लिए, पर मुझे लग रहा है कुछ हद तक ये डाइवर्ज, मुझे हिंदी में शब्द ठीक से याद नहीं आ रहा, वो अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसमें गड़बड़ हो रहा है हमारे को। और इसी में जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ब्लिंकिट वगैरह, ये इसी में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, कुछ आईटी में बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है। बट एमएसएमई को खत्म कर दिया इन्होंने। आईटी में वहाँ सबसे ज्यादा employment जो एम्प्लॉयमेंट जो एमएसएमई की सेक्टर है वो तो और खत्म हो गया। आईटी का भी एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। कम हुआ, इसीलिए मैंने एआई की वजह से कम हुआ। तो सिद्धार्थ जी आप बताइए विदेश नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी साहब जो है, इनके देख रेख में आत्मसम्मान जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है फॉरेन पॉलिसी का, वो छोड़ के वो तुष्टीकरण की ओर चले गए। तुष्टीकरण उनका फेवरेट लफ्ज़ है, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो अपीजमेंट, मतलब कि अमेरिका ने सबसे पहले जो है, जब ट्रम्प इलेक्शन जीते, आप भागे भागे वहाँ पे पहुँच गए, कोई एजेंडा आपके पास नहीं था, और आपको लगा कि नहीं अच्छी दोस्ती थी हमारी, अच्छी दोस्ती रहेगी और जो भी हम मांगेंगे हमको मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी हमने देखा कि सबसे पहले आपके जो नागरिक हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे जो माइग्रेट कर गए, हो सकता है कि कागज़ उनके पास नहीं थे, उनको जलील करके वापस भेजा गया। हमने इस चीज़ को स्वीकार किया, इसके बारे में कुछ बोला नहीं। फिर ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिस तरह से अमेरिका ने अलग अलग क्लेम्स किए, उसको जो है मोदी साहब नकार नहीं पाए। 50% जब टैरिफ पड़ा, आप ब्राज़ील या चीन तो खैर बहुत बड़ा एक इकोनॉमी है, ब्राज़ील कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। उनका रिएक्शन और हमारे रिएक्शन आप देखिए। और अब जो है आप पार्लियामेंट में ये जो शांति बिल पास हुई, मतलब कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री एक जो बहुत बड़ा एक डिमांड था ट्रम्प का, मतलब वो आपको कौड़े मार रहा है, 50% डाल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। आप जो है घुटने टेक के आपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो लायबिलिटी वाला जो कानून था, भला बुरा जो भी हो, उस पर डिबेट होनी चाहिए। आप इसको कमेटी में भेज दें, इस पर डिबेट हो, इस पर चर्चा हो सकता है कि बहुत शानदार कानून है, लेकिन आप पहले अपने पॉइंट को साबित तो करो। कोई डिबेट नहीं, और एक दिन में वो पास हो गया, और अगले दिन जो है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट इशू किया कि ये इतनी अच्छी चीज है। हम आपको खुश करना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ द ट्रेड डील। तो अमेरिका को आप खुश कर रहे हैं। रूस में हमारे बच्चे जा रहे हैं जॉब के लिए, उनको फ्रंट में भेजा जा रहा है। 20 के आसपास लोग मरे हैं, उनको वापस आप नहीं बुला पा रहे हो, लेकिन आप पुतिन की प्रशंसा दिन रात कर रहे हो। चीन के साथ आपके रिश्ते तो लगभग आप लगता है मतलब टोटली आइसोलेटेड, मतलब कि आप आइसोलेटेड हैं, लेकिन आइसोलेशन के साथ डील करने का तरीका होता है। ये नहीं कि आप भागे भागे आप रूस के पास चले गए, चीन के पास चले गए, अमेरिका के पास चले गए। जो आपकी जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी है वो ग्लोबल साउथ, उसको आपने 10 साल से निगलेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने 10 साल वेस्ट किया, आप सिर्फ एक दिशा में चले गए क्योंकि आपको लगा कि अमेरिका के साथ अगर हम अपना जो है अरेंजमेंट करें तो सारी चीज़ें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आपने ईरान को निगलेक्ट किया, आपने नेबरहुड को निगलेक्ट किया, तो जल्दी आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दिशा तो तय करें। और मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार ने अभी तक कोई ऐसा ठीक तरह से सोचने की कोशिश की है कि किस तरह से हम आत्मसम्मान और जो नेशनल इंटरेस्ट है इसकी रक्षा करते हुए हम आगे बढ़े। और जेमिनी ने बहुत सही कहा कि हम नेबरहुड से स्टार्ट करें। मतलब यहाँ पे भूटान, बल्कि भूटान भी मैं मानता हूँ कि जो रिश्ता आपका रहा था पहले, वो थोड़ा उसमें वो रिश्ता नहीं रहा, बल्कि लोग कहते हैं कि भूटान को यदि मौका मिला तो वो जल्दी से जल्दी अपना सरहद चीन के साथ तय कर लेगा, जो अभी तक रोक के रखा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को ऑफेंड नहीं करना चाहता। तो जो रिलेशनशिप होना चाहिए साउथ एशिया में, वो हम नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, अब श्रीलंका में एक वहाँ पे सरकार चुन के आई है, मालदीव्स का थोड़ा सा रिपेयर किया आपने। तो ये रीजनल जो है इसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। वाइडर रीजन में जो सारा आपकी पॉलिसी इजराइल के पक्ष में रहा है, गाजा के बारे में आपने कुछ कहा नहीं, बल्कि आप उन देशों में से थे जिन्होंने
वेपन हथियार को जेनोसाइड के दौरान आपने बेचे इजराइल को। जी। तो ऐसी विदेश नीति अगर आप चलाओगे तो मतलब इसका लबोलबाव यही हुआ कि आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है और मालूम नहीं कि वो रोजगार बढ़ने वाला है 2000 मालूम है कि नहीं बढ़ने वाला। हाँ, रोजगार नहीं बढ़ने वाला। और जहाँ तक हमारी पॉलिटिक्स का सवाल है, अगर सीईसी रोक नहीं लगाती तो उसमें भी नतीजे ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा को फ़ायदा दें। और विदेश नीति में तो हम टोटली आइसोलेटेड है। तो 2026 में सूरज हिंदुस्तान में अच्छी तरह से निकलेगा, ये बड़ा भारी सवाल हमारे के साथ। पहले प्रदूषण तो दूर करें। दिल्ली की ताकि हम मुख्यमंत्री देख पाए, कह रही है सूरज को कि देख पाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रदूषण को टेम्परेचर बोलती है। प्रदूषण केवल हवा में ही नहीं है, प्रदूषण तो हर जगह है। और सब दूर तो हमें सभी जगह करना पड़ेगा और इस देश के जनता जो है वही करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।